गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज सोशल रिफॉर्म्स या समाज सुधार। ठीक, सोशल रिफॉर्म एक मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ता है। ये आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता है। इस सोशल रिफॉर्म को पूरी तरीके से आप देखिए, हम कहते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिए, पहली चीज हम देखते हैं कि किसमें सुधार की बात है, सामाजिक और धार्मिक। तो इस टाइम पीरियड में आप देखें कि जैसे कि भारत में रिलीजियस मूवमेंट कई टाइम पीरियड में चले, तो इस समय कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं चल रहा था। और रिलीजियस मूवमेंट ना चलते हुए भी धर्म को सुधारने की बात अगर शामिल की जाती है, तो आप देखेंगे इस चीज के अंतर्गत कि धर्म को भी सुधारना है और समाज को भी। लेकिन इस समय कोई धार्मिक क्रांति नहीं हो रही है कि धर्म की चीजों में क्यों समस्या आई। तो आखिर क्या कारण था कि समाज को सुधारने के साथ साथ धर्म को भी सुधारने की बात यहाँ पे करना शुरू कर दी गई। इस आंदोलन को क्यों सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया। ठीक, देखिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें उद्देश्य क्या था, हमारा एम था हमारा समाज को सुधारना। समाज को सुधारने का मतलब समाज गलतियां क्या कर रहा था, समाज को सुधारने का मतलब कुछ कस्टम्स को सुधारना था, जैसे सती, अनटचबिलिटी यानी छुआछूत, विडो रिमैरेज, विधवा पुनर्विवाह, ठीक, इन्फेंट्रीसाइड या शिशु हत्या, स्लेव सिस्टम, दास प्रथा। ठीक, तो समाज में हमारे ढेर सारी बुराइयां थी इन मुद्दों को लेकर के, और इन्हीं चीजों को सुधारने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आखिर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए धर्म को क्यों सुधारने की बात आई, इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। देखिए, भारत में धर्म का मतलब हुआ करता था वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन पद्धति। यानी कि आपका जीवन किस तरीके से चलेगा, ये बताने वाले मैनेजमेंट को हम किस नाम से जानते थे, धर्म के नाम से। यानी कि धर्म का मतलब हमारे लिए केवल गॉड या ईश्वर नहीं है। ठीक, धर्म का मतलब था जीवन पद्धति या जीने के तरीके को। क्योंकि आप देखिए, हमारे यहाँ पे दया, मानवता, इनको भी धर्म माना गया। तो आप देखिए कि ना तो दया नाम का कोई देवता है, ना ह्यूमैनिटी नाम का कोई देवता है। तो हमारे यहाँ वे ऑफ लाइफ है जीवन पद्धति। और जीवन पद्धति का मतलब जीवन को जीने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, और वही रूल्स किस में कन्वर्ट हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कस्टम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो परंपराएं हैं उन्हीं को हमने जीवन पद्धति के रूप में अपना लिया। ठीक, अब आप जानते हैं कि जहां रूल्स की बात आती है, उन रूल्स को फॉलो कराने के लिए हमने किस चीज को, गॉड या ईश्वर को जोड़ा। यानी उन रूल्स को हमने किसी न किसी ईश्वर के साथ जोड़ा कि ईश्वर कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो ईश्वर इसके ये परिणाम आपको या ये पनिशमेंट आपको देने का काम करेगा। क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बिना डर के काम नहीं करते।
और नेचर से हम जुड़े रहे तो हमने नेचर का ही ह्यूमनाइजेशन करना चालू कर दिया, यानी नेचर में ही हमने भगवान देखा। जिन चीज़ों से हमको लाभ मिला, जिन चीज़ों से हम डरे, उनमें हमने ईश्वर के रूप को देखना चालू कर दिया और हमने उन्हीं नेचर से ईश्वरीय शक्तियों को महसूस करना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि अब जब हमने उन्हें ईश्वर को स्थापित कर दिया तो वो ईश्वर के अंदर हमने प्रकृति की शक्तियों को जोड़ा। अब आप सोचिए कि उन प्रकृति की शक्तियाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थी। जैसे पानी बरसने से खेती होती थी तो बहुत पानी बरसने से फ्लड या बाढ़ आ जाती थी। तो धर्म से सब परिचित थे और ईश्वर के कामों से सब परिचित थे। तो उनको ये दिखाया गया कि जो काम है आपके, अगर उनको आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो ईश्वर क्या करेगा, इस काम के लिए पनिशमेंट देगा, या ये काम आपका बिगाड़ देगा, या इस काम से आपको हटा देगा। तो धर्म के सपोर्ट किसको मिला? धर्म का सपोर्ट कस्टम्स को मिला। यानी इस कस्टम्स को फॉलो कर क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है। और ईश्वर के चाहने वाली चीज को हमने कहां से पता चला? उनको पता चला हमें हमारी बुक्स के द्वारा, जिनमें आप देखते हैं रामायण, महाभारत, पुराण और सबसे ऊपर वेद। तो आप देख रहे हैं कि वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, इनके द्वारा हमने उन कस्टम्स को सपोर्ट किया कि ये कस्टम समाज में चलने चाहिए और इन कस्टम्स को देखने वाले ये गॉड या ईश्वर है। समय के साथ जब नए रिचुअल्स समाज सोसाइटी में जोड़े गए तो उन नए रिचुअल्स को भी इन किताबों में अमेंडमेंट करके जोड़ते हुए चले गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप सोचिए, महाभारत जब बनी तो महाभारत पहले 8000 श्लोकों में थी और जय संहिता के नाम से जानी गई। इसके बाद आप देखते हैं कि 24,000 श्लोक हो गए, ठीक, और अंत में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए गुप्त काल में। एक ही कहानी समय के साथ बड़ी होती चली गई। एक ही कहानी आप सोचिए, जब जिस समय महाभारत हुई, जब 8000 श्लोकों में लिख दी गई तो फिर उसमें 24,000 कहां से ऐड कर दिए गए या 1,00,000 कहां से आ गए? तो समय के साथ जो कस्टम्स परिवर्तित होते रहे या नए कस्टम्स जनरेट हुए, उनको भी इन्हीं किताबों में जगह दी, क्योंकि सोशल गॉड की कही हुई बातें कहाँ लिखी थी? इन किताबों में लिखी थी। यानी इन कस्टम्स को गॉड के सपोर्ट के द्वारा हमारे पास तक पहुंचाया गया और समय के साथ ये परंपराएं ऐड कर दी गई, क्योंकि जिस समय ईश्वर के कॉन्सेप्ट को वैदिक पीरियड में जनरेट किया गया तब ये कोई कस्टम्स नहीं थे। तब मेल फीमेल इक्वालिटी थी, महिलाओं के पास भी पुरुषों जैसे अधिकार थे। कहीं से भी सोसाइटी में ऐसा नहीं था कि महिलाओं को सेकेंडरी रखा गया हो। इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी थी, क्योंकि जीवन ट्राइबल था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, आप देख रहे हो वो ट्राइबल सोसाइटी वेल सेटल्ड सोसाइटी में बदलने लगी और सोसाइटी की कुछ कस्टम्स या परंपराएं बन गई। और उन परंपराओं को गॉड और गॉड की बातें किसमें लिखी थी? बुक्स में, उससे सपोर्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया। तो अब क्या था कि जब 19th सेंचुरी में ये रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया गया तो समाज सुधारक के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि इन की परंपराओं को समर्थन कौन दे रहा है? ये किताबें दे रही हैं। और इतने दिनों तक लोगों के दिमाग में ये चीजें ऐसी बैठ चुकी हैं सॉरी, कि अगर वो इनसे हटने की बात कहेंगे तो वो इन चीजों को नहीं मानेंगे। यानी आप कहें कि आप डायरेक्टली कि ऐसा मत करिए तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है ये किताब कहती है कि ऐसा करना है। तो जब आप इसी किताब से एग्जाम्पल दे देंगे कि इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? तो वो उन चीजों को मान लेंगे। इसीलिए इस किताब में धर्म के उस पक्ष को सामने रखा गया जो रिजिड नहीं था। जैसे कि वेदों के समय आप देखिए कि सोसाइटी में कोई रिजिडिटी नहीं थी और इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी थी और बेस्ड सोसाइटी में मान्य थे। तो बात दिखाई गई कि उनके लिए जो समाज के इन कस्टम्स हैं, इनको भी कहां से? धर्म के उस शुद्ध रूप को लाने का प्रयास किया गया जिस समय धर्म में ये कस्टम शामिल नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने उन पुरानी किताबों का सहारा लिया और दिखाया कि ये चीजें ऐसी नहीं थी। उन्होंने उपनिषद की बात की, यानी वेद से सुधार की बात करी, उपनिषद की बात की उन्होंने, और जहाँ पे ये परंपराएं नहीं थी, और उन्होंने इसी धार्मिक किताब के द्वारा यानी धर्म के उस रूप को दिखाया जो सबसे प्राइमरी स्टेज में था। तो धर्म के उस सुधरे हुए रूप को दिखाया जो इन परंपराओं को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और इसलिए आंदोलन को क्या कहना पड़ा? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक, तो इस तरीके से ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यहां से शुरू हुआ।
अब हम देखेंगे पहले इसके नेचर और फिर इसके कारणों की बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज इसके हम बात करते हैं कि आखिर ये नेचर या इसकी प्रकृति कैसी थी इस आंदोलन की। ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, इस आंदोलन की अगर हम नेचर की बात करें तो पहली चीज ये कैसा आंदोलन है, ये रिफॉर्म मूवमेंट था। यानी कि एक सुधारवादी आंदोलन था। रिफॉर्म मूवमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे यहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स ने, मान लीजिए ये भारतीय धर्म है, ये इंडियन कस्टम है, ये तो उन्होंने हमारे धर्म में ये नहीं कहा कि हमें इस धर्म को छोड़ना है। उन्होंने कहा कि जितनी चीजें यहाँ पे खराब मिल रही हैं सोसाइटी में, हम कस्टम्स के उस खराब वाले भाग को हटा देंगे और जो ये बचा हुआ अच्छा भाग है इसे अपना लेंगे। दूसरी तरफ किसी बाहरी कस्टम्स में कोई अच्छी चीज है तो हम उसे अपनी सोसाइटी में जोड़ लेंगे, लेकिन हम अपनी सोसाइटी को छोड़ करके दूसरे की सोसाइटी से जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया। यानी कि उन्होंने सुधारने की बात की, छोड़ने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो बुरा है वो छोड़ा जाएगा, यानी उन्होंने कहा कि विवेक का प्रयोग करिए। यानी इस आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर किस चीज को एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करिए और जो सही गलत लगे उसके अकॉर्डिंग चीजों को अपनाइए और मानिए। ठीक, तो उन्होंने बात किसकी करना चालू की? रिफॉर्म्स की बात करना चालू की कि आप इस आंदोलन को सुधारवादी आंदोलन के रूप में, तो पहली चीज ये सुधारवादी आंदोलन था। दूसरा हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटी बेस्ड मूवमेंट, यानी ये आंदोलन मानवतावादी है। मानवतावादी क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने का काम कर रहा। हर रिफॉर्मर ने मानव का जीवन कितना बढ़िया बनाया जा सके उसके लिए बात करना चालू की, और इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है कि मानवतावादी या ह्यूमैनिटी बेस्ड मूवमेंट था। ठीक, तीसरी चीज अगर हम इस आंदोलन को देखें तो ये अर्बन मूवमेंट है, यानी कि नगरीय आंदोलन था। नगरीय आंदोलन इसलिए कहा माना गया क्योंकि उस टाइम पीरियड में आप गांव में उम्मीदें नहीं कर सकते थे कि लोग, अशिक्षित लोग इतनी जल्दी समझ जाते। जैसे आप किसी नई परंपरा या विचार को एक पढ़े लिखे लोगों के समाज में रख सकते हैं और वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी रिजिड समाज में या एक ऐसी सोसाइटी में जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अपनी नई बातों को वहां पे नहीं रख पाएंगे। क्या पता वो उसके आपके खिलाफ हो जाएं, एग्रेसिव हो जाएं। तो समाज आप देखिए कि गांव की तुलना में जो अर्बन सोसाइटी होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेड होती है, क्योंकि अलग अलग परंपराओं के लोग उस जगह रह रहे होते हैं। तो आपको पता है कि इसके अलावा ये भी सच हो सकता है, लेकिन गांव के में अंदर रहने वाले लोग एक ही कस्टम्स को सदियों से फॉलो करते आते हैं, इसलिए वहां पे नई चीज की जगह बनना कठिन काम होता है। मोबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। शहरों में, आज दिल्ली में आप रह रहे हैं, कोई कहीं बाहर से लौटा, कोई कहीं से आया, तो शहर का जो माहौल है वो आपको ब्रॉड माइंडेड बनाता जाता है कि जो आप जानते हैं केवल वही सच नहीं होता। ये चीजें भी सोसाइटी के अंदर होती हैं और कई आपको अच्छी भी लगने लगेंगी साथ रहते रहते। तो इसीलिए धीरे धीरे तो ये जो बातें की गई, धर्म के जिस नए स्वरूप को दिखाने की बात की गई, या जब कहा गया कि सती प्रथा गलत है, तो गांव का व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन शहर के अंतर्गत जब उन्होंने ये बात उठाई तो लोगों को बात लॉजिकल लगी कि किसी भी महिला को जला के मार देना ये धर्म नहीं कहता, और वेदों में तो इसके बारे में कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो गुप्त पीरियड की है। महाभारत और रामायण के पुराने अंशों में कहीं सती प्रथा नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि इनकी बातें हमारी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कि ये उन किताबों का हिस्सा नहीं है, तो ये किन लोगों को बताया गया? ये अर्बन लोगों को बताया गया कि नगरी लोग इन बातों को सुन सकते थे, और इसीलिए वहां पर इन बातों को रखा गया। ठीक, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, यानी आप कह सकते हैं एक बौद्धिक आंदोलन है। क्यों? क्योंकि ये बातें वेद, उपनिषद, इन सब की बातें एक पढ़ा लिखा वर्ग समझ सकता था,
और इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, बौद्धिक आंदोलन था ये, क्योंकि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग या पढ़ा लिखा वर्ग ही इन चीज़ों को समझ पाया और 1% सोसाइटी पे प्रभाव डाल पाया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है या बौद्धिक आंदोलन है, इसके अंतर्गत जो चलाया गया। ठीक, तो ये तो इसकी बेसिक नेचर्स की बात थी जो यहाँ पे की गई। अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन के रीजंस क्या थे या कारण क्या थे। आखिर इतने दिनों से महिला को जलाते चले आ रहे थे और अचानक वो चीज उनको गलत क्यों लगने लगी, तो हम अब इनके कारणों को देखेंगे कि इनके कारण क्या क्या थे। सबसे पहला अगर हम देखें तो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या थी कि वो यूरोपियन थॉट्स को इंडिया लेके आई। पश्चिमी शिक्षा ने भारत को कौन सी चीज दी, इंग्लिश। अंग्रेजी एक माध्यम के रूप में हमें मिली और इस अंग्रेजी से हमारी कई चीजों तक पहुंच बन गई, जैसे रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण, दूसरा अमेरिकन रेवोल्यूशन, तीसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप देखिए कि इन तीनों चीजों तक इंग्लिश आने के बाद हमारे यहाँ के पढ़े लिखे वर्ग ने इन चीजों के बारे में भी पढ़ना सीखना सीखा। जब उसने पढ़ा कि रेनेसां के समय यूरोप का समाज भी ऐसा था और सुधारकों ने ऐसे ऐसे सुधार की बात करी, तो वही चीजें उनको प्रेरणा के रूप में मिली कि हमें भी तो ऐसे ही सुधारना है। दूसरी चीज अमेरिकन रेवोल्यूशन, उनको यहाँ से पता चला कि संगठित लोग उन्होंने मिल करके यहाँ पे किसकी बात की है, डेमोक्रेसी की बात की है। तो आप देखिए इस आंदोलन के अंदर वो लोकतंत्र की मांगों को भी शामिल करेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वो जिस सबसे बड़ी चीज थी वो थी इक्वालिटी, यानी कि समानता, कि लोगों के बीच में समानता वाला सिस्टम काम करता है। उसी समानता की बात उन्होंने वहां पे करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से अगर हम देखें सोसाइटी के अंतर्गत, तो जो बातें हमें इंग्लिश के थ्रू इनको मिली, इससे भारतीय जनमानस का या जो पढ़ा लिखा वर्ग है हमारे यहाँ का, उसके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद साइंस, इंग्लिश भारत में विज्ञान लेके आई और विज्ञान के पढ़ने से आप देखते हैं कि उन्होंने हर चीज को साइंटिफिक आधार पर जज करना शुरू कर दिया। और साइंस के आधार पे अपने कस्टम्स को जब हमने जज किया तो बहुत सारी चीजें हमें गलत समाज में दिखना स्टार्ट हो गई। और जो चीजें हमें सोसाइटी में गलत दिखना स्टार्ट हो गई तो फिर उनको परिवर्तित करने के बारे में भी हमने सोचना शुरू कर दिया। और इस तरीके से हम हर कस्टम्स को हमने साइंस की कसौटी पे रखना शुरू कर दिया। यद्यपि कुछ लोगों ने केवल पुरानी चीज़ों पे जोर दिया, वो इस आंदोलन की कमी थी, लेकिन साइंस पे जोर देने से आप देखिए कि वह अपने महिला और पुरुष के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में साइंस के आधार पे देखिए तो ये समानता देने से कहीं से विज्ञान नहीं रोकता है। एक जैसा माइंड सेटअप होता है, आप देखिए सारी चीज़ें लगभग एक जैसी, तो फिर वो सेकेंडरी क्यों है। विधवा विवाह से कौन से नकारात्मक असर पड़ जाएंगे अगर हो जाएगा, तो हर चीज आप देखिए कि उन्होंने साइंटिफिक आधार पर सोचना चालू किया और इसने उनकी सोच को बदलना स्टार्ट कर दिया। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण चीज उनकी क्या रही, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 से रिलीजियस एक्सपेंशन की छूट दे दी। उन्होंने धर्म प्रसार करने की छूट दे दी, कब से, 1813 से। जब धर्म प्रसार करने की छूट 1813 से दे दी गई तो स्वाभाविक था कि अब जब तक हमारे धर्म में किसी बाहरी चीज का खतरा नहीं था तो हम अपनी चीज को लेके अवेयर नहीं थे। जैसे मान लीजिए आप अगर एक जगह पे रहते हैं और आप अकेले रहते हैं
तो आपका सामान बिखरा पड़ा है, कौन सा खराब हो जा रहा है, शायद आपका ध्यान भी ना जाए, क्योंकि आपको पता है ये तो मेरा है और मेरे ही लोग इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति रहने आ जाएगा, तब आपका ध्यान अपनी सोसाइटी में जाएगा और आपको लगेगा ये नई चीजें कैसे आपकी सोसाइटी में लोगों को बता रहा है, आप ही के घर के लोगों को, कि ये चीजें ज्यादा अच्छी हैं। तब आप क्या करेंगे, आप अपनी चीजों की कमियों की तरफ भी देखेंगे कि क्यों वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कुछ लोग। तब आप कोशिश करेंगे कि जो मेरा बुरा है मैं उसे दूर कर पाऊं और अपने अच्छे को बचा ले जाऊं। इसीलिए इस आंदोलन ने इनकी रिलीजियस पॉलिसी के खिलाफ अपने धर्म को सुधारने की बात चालू कर दी और यहीं से वो रिफॉर्म्स का मुद्दा निकलना शुरू हो गया। तो इस तरीके से इस आंदोलन ने, इन दो मेजर्स रीजन ने इस आंदोलन को जन्म देने का काम किया। ठीक, तो इस तरीके से ये वो आंदोलन था जो इसके कारण, और हमने इसके नेचर के बारे में देखा। इसके अंतर्गत बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, लेकिन आप देखते हैं कि इनमें जो सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, आप देखिए कि he was first social reformer of इंडिया। वह भारत के पहले सामाजिक सुधारक थे और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, या उनको प्रातः काल का तारा कहा जाता है। यानी भारत में एक ऐसे समय में जब चीजें बिल्कुल सवेरा होने जा रहा था रिफॉर्म का, उसमें कौन से व्यक्ति चमक करके निकल के आए, वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय आप जानते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें इनमें डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो एक चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि जो चीजें अच्छी हैं उन चीजों को हमें पश्चिम से भी अपना लेना चाहिए। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बहुत उनका मानना था द गिफ्ट ऑफ मोनोथीज्म। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी में मोनोथीज्म या एकेश्वरवाद है। उन्होंने कहा हम इस एकेश्वरवाद को अपना लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं एकेश्वरवाद की प्रेरणा हमारे यहाँ भी कहाँ से मिल रही थी, उपनिषद से। तो जो उपनिषद का एकेश्वरवाद है, उससे उन्होंने उपनिषदों को बांग्ला में ट्रांसलेट किया। और यूरोपियन उपनिषदवाद तो उन्होंने ट्रेस किया कि एकेश्वरवाद उनकी देन नहीं था। भारत में भी जो एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट उपनिषदों में मिलता है, उस कॉन्सेप्ट को अपना लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि वो यूरोपियन और इंडियन दोनों कल्चर को मिला जुला करके आगे लेके चलने के समर्थक रहे। और इस आधार पे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को, फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट दिया। ठीक इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आगे चले। इन्हीं की परंपरा को आगे ले चल के चलने वाले थे केशव चंद्र सेन। ठीक, तो इस तरीके से परंपराएं हमारी इन्हीं के बीच में आगे बढ़ना स्टार्ट होती हैं। ठीक, केशव चंद्र सेन और ये लोग। तो एक सुधारकों का ये यहां पे चला जो पश्चिम और इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ने का समर्थक रहा। इसी आंदोलन में एक ऐसा वर्ग भी दिखाई देता है जो केवल वेस्टर्न कल्चर का सपोर्टर था। जिनमें हम जानते हैं कौन, हेनरी बिबियन डेरोजियो। ठीक, डेरोजियो का मानना था कि भारतीय कल्चर में इतनी बुराई है संस्कृति और समाज में कि इस समाज में सुधार हो ही नहीं सकता है।
इसीलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए और हमें पूरी तरीके से अपनी सोसाइटी को वेस्टर्न सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसीलिए ये क्या था, ये रेडिकल था, यानी ये अत्यधिक उग्र रिफॉर्म मूवमेंट था जो हम समाज सुधार आंदोलन में देखते हैं। लेकिन जब समय बैलेंस को स्वीकार नहीं कर रहा था तो रेडिकल को कैसे स्वीकार कर लेता, इसलिए डेरोजियो फ्लॉप हो गए। ठीक, तीसरी तरफ हम देखते हैं कि टोटल बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर, पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति पर ही आधारित, इनमें हम किसकी बात करते हैं, आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के अंतर्गत उन्होंने हर चीज का आधार किसमें ढूंढा, वेद में ढूंढा। उन्होंने कहा कि वेद ही सब कुछ है और वेदों के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 तरीके के आंदोलन यहाँ पे चलाए गए और यही आंदोलन हमारे यहाँ पे आगे बढ़ते रहे। बाकी इन आंदोलनों को डिटेल से हम लोग एक एक आंदोलन को अगली क्लासेस में। थैंक यू।